हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और इसके पहले जो है हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का टेंडेंसी दो प्रकार का होता था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बतलाता था किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी मतलब ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी। रिडक्शन पोटेंशियल बतलाता था किसी भी एलिमेंट के रिड्यूस होने का टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होने का टेंडेंसी। और फिर बतलाए थे कि हो तो दोनों सकता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पोटेंशियल्स हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टा, लेकिन कन्वेंशियली जो चलते आ रहा है उसके हिसाब से जो है ट्रेडिशनली परंपरा के तौर पे हम लोग किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वह एक्सप्रेस करते हैं उसके रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। माने कोई भी एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस हिसाब से जो है हम लोग उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बतलाते हैं, माने रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं। फिर ये भी पढ़े थे हम लोग कि यह जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी हाफ शेल का वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो भी हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सारे एलिमेंट्स को यदि रिडक्शन पोटेंशियल का एक क्रम में सजाया जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल का एक क्रमबद्ध सजावट कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। होते तो सारे एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू, लेकिन नोट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स का लिखा हुआ है और उसी में से कुछ एलिमेंट्स का यहाँ बोर्ड पे अभी लिखे हैं, सारे एलिमेंट्स का नहीं लिखे हैं। इतना के आधार पे हम लोगों को जो जो समझना समझ लेंगे। वैल्यू ही याद भी कर सकते हो या एग्जामिनेशन में आता है जनरली, तो कभी कदार दिया हुआ भी रहता है। तो यहाँ जैसे कुछ एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सिल्वर, आयोडीन, कॉपर, फिर हाइड्रोजन, निकेल, जिंक, सोडियम, लिथियम, इस सब का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। मैंने F2 बदल रहा है F माइनस में, तो F2 F माइनस में कब बदलेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैंने रिड्यूस होगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। Cl2 बदल रहा है Cl माइनस में, Br2 बदल रहा है Br माइनस में, यहाँ Ag प्लस बदल रहा है Ag में, तो Ag पे प्लस है, प्लस चार्ज कब हटेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मैंने रिडक्शन यहाँ भी हो रहा है। तो इसी प्रकार से जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे इतना जो वैल्यू दिया हुआ है इसी के हिसाब से यदि हम लोग देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का, सबसे कम लिथियम का। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, इसका मतलब फ्लोरीन जो है सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस सब में से सबसे जल्दी रिड्यूस होगा। और लिथियम का सबसे कम है, माइनस में है, सबसे कम है मतलब इस सबसे देर से रिड्यूस होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ऐसा तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, या नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल का जो क्रमबद्ध सजावट है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद तो करना ही होगा, हालांकि एग्जामिनेशन में सबका वैल्यू लिखने नहीं आता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे कई क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से मतलब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आना ही है, चाहे किसी भी प्रकार का वह एग्जामिनेशन हो। क्या क्या इसके एप्लीकेशंस है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ मतलब बतलाना कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो है स्ट्रांग होगा, कौन सा जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले जानो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वह एलिमेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब खुद इलेक्ट्रॉन
लूज करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट वैसे एलिमेंट को बोलेंगे विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करेगा मतलब अपने ऑक्सीडाइज होगा, और अपने ऑक्सीडाइज होगा मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट माने जो दूसरे को रिड्यूस करे लेकिन खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। या इस लाइन से याद रखना कि रिड्यूसिंग एजेंट माने वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता हो। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब ऊपर से नीचे आएंगे, देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू घट रहा है, प्लस हुआ, प्लस से घटते घटते जीरो हो गया, जीरो से फिर माइनस हो गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट गया। ऊपर से नीचे आए तो रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है माने इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट रहा है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी बढ़ेगा, ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी बढ़ेगा। और क्या बोले कि जब अपने ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसका मतलब कि रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल घटता है। रिडक्शन पोटेंशियल घट गया माने इलेक्ट्रॉन लूज करने का, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट गया। इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट गया तो लूज करने का बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर रहा है मतलब जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब फिर जल्दी रिड्यूस कर रहा है, समझोगे। ऑक्सीडाइज अपने हो रहा है लेकिन रिड्यूस दूसरे को कर रहा है। तो जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब दूसरे को जल्दी रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वह उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा, जब रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। तो इन सबों में से जो है सबसे कम वैल्यू लिथियम का है, इसलिए लिथियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो एग्जाम में क्या होगा कि इतना में से कोई चार, मान लो ई दोनों दिया हुआ है और ई दोनों दिया हुआ है, जिंक और सोडियम, लिथियम नहीं दिया हुआ है, और बोलेगा बताओ चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो डाउन दी ग्रुप आने से रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है, माने जिसका वैल्यू कम होता है वह उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इस सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, सोडियम हो गया। समझ गए बात को। एग्जाम में से ऐसे ही आएगा, कोई भी चार एलिमेंट का जो है दिया हुआ रहेगा। इसी का उल्टा कर दो, दूसरा नंबर का एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे माने खुद क्या हो, रिड्यूस हो। तो खुद रिड्यूस होगा, इसका मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता हो। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का इसमें वेरिएशन क्या है, सो देखो। यदि इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव से जीरो हुआ और जीरो से फिर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। तो नीचे से ऊपर जाने का मतलब हुआ कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है मतलब खुद रिड्यूस होने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, और खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का पावर बढ़ रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऐसा। तो नीचे से ऊपर जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, माने इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, खुद जल्दी रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब खुद जितना जल्दी रिड्यूस होवे दूसरे को उतना जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। तो उस हिसाब से फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। सो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
तो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ डाटा के अनुसार, और फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि ये तीनों और आयोडीन दिया हुआ है F2Cl2 Br2 I2, और बोले बताओ चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा तो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। हो सकता है फ्लोरीन ना रहे, ये बीच वाला कोई चार आ जाए, सिल्वर, आयोडीन, कॉपर, हाइड्रोजन, और इसमें पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, सिल्वर, सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो हाइड्रोजन। इसको ऐसे ही करके जो है समझना होगा। उसके लिए वैल्यू याद रखो, या वैल्यू नहीं याद रखोगे तो इसका सीरियल वाइज कम से कम याद रखना होगा तब। तो ये दो एप्लीकेशन हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा एप्लीकेशन इसका है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल का रिएक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, देखो मेटल को जो है ना हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने जो इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाता हो। अब जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वह उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अभी देखे थे हम लोग कि जब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू घट रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी घट रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आए तो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ा। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ गया मतलब इसका रिएक्टिविटी बढ़ गया, मेटल का रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल जितना नीचे है वह उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, उन्हें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लिथियम। हो सकता है कि दोनों में पूछे कि सिल्वर और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जो जितना नीचे है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हुआ किससे, सिल्वर से। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हुआ किससे, निकेल से। तो ऐसे हम लोग पोजीशन के आधार पर बताते हैं। उसी प्रकार से फोर्थ नंबर में रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जो इलेक्ट्रॉन गेन करे और कौन सा आयन बनाए, नेगेटिव। अब जो एलिमेंट जितना जल्दी या जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वह उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अभी हम लोग क्या देखें कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाने पर ही रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रहा है। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी बढ़ा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ गया। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कौन हुआ, फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। अच्छा, तो सब पॉइंट वाइज जो है ना लिखा हुआ, बस इसको एक बार दिमाग में बैठा लोगे कंसेप्ट कि क्या है, उसके आधार पे हम लोग कर देंगे इसको। बशर्ते वैल्यू याद हो या फिर इसका पोजीशन याद हो कि कैसे ये सब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। उसके बाद अगला एप्लीकेशन है इसका 5वां नंबर, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं Zn प्लस CuSO4 से बना ZnSO4 प्लस Cu, और एक रिएक्शन लिखते हैं Cu प्लस ZnSO4 और इससे बन रहा हो CuSO4 प्लस Zn। क्या ये दोनों में से दोनों रिएक्शंस पॉसिबल हैं या दोनों में से कोई एक रिएक्शन पॉसिबल है या एक भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? कैसे हम लोग पता करेंगे? सबसे पहले कि ये रिएक्शंस हैं किस प्रकार के, तो ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सभी क्या है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या हो रहा है यहां कि कॉपर को जो है रिप्लेस कर रहा है जिंक, और यहां जिंक को रिप्लेस कर रहा है कौन, कॉपर। कौन किसको रिप्लेस करेगा? तो एक मोर रिएक्टिव मेटल, एक मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को।
मैंने जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाला मेटल को वहाँ से हटा देगा। अब मेटल ज़्यादा या कम रिएक्टिव कब होगा, कैसे पता करेंगे? तो इस वैल्यू के आधार पे अभी बताएं कि जो वैल्यू है जितना कम रहेगा वह उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ जिंक है और कॉपर है, तो कॉपर देखो यहाँ दिया हुआ है प्लस 0.34, जिंक दिया हुआ माइनस 0.76, तो दोनों में से वैल्यू कम किसका है? जिंक का। इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है। तो जिंक यदि ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा? कम रिएक्टिव कॉपर को यहाँ से हटा सकता है, मतलब ये रिएक्शन होगा। लेकिन नीचे वाला रिएक्शन में देखो, कॉपर है कम रिएक्टिव, जिंक है ज़्यादा रिएक्टिव, तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला को कम रिएक्टिव रिप्लेस कर रहा है। ये पॉसिबल है कि एक मजबूत को कमज़ोर आदमी हटा दे वहाँ से? नहीं पॉसिबल है। तो जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर के तुलना में, या यूँ बोले कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता यहाँ से, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ये पता किया जाता है कलर चेंज के आधार पर। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन ले लो कॉपर सल्फेट का एक बर्तन में, केरोसिन तेल जैसा रहेगा, उसमें जिंक का रॉड डुबाओ। जिंक जनरली वाइट होता है। अब क्या करोगे, जैसे ही जिंक का रॉड इसमें डुबाओगे तो सॉल्यूशन जो ब्लू था देखोगे कलर उसका ब्लू गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो कलरलेस क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब जिंक का रॉड डुबाए तो ये वाला रिएक्शन हुआ और कॉपर सल्फेट अब ना रह करके जिंक सल्फेट में बदल गया और जिंक सल्फेट होता है कलरलेस। और ये जो कॉपर बना है ये कॉपर ब्राउन कलर का होता है। जो तांबा देखते हो तांबा का बर्तन, तो उसमें नीचे कॉपर का पार्टिकल बैठने लगेगा ब्राउन ब्राउन। लेकिन उल्टा नहीं होगा, मैंने तुम यदि जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन लोगे और कॉपर का रॉड डुबाओगे तो वह सॉल्यूशन ब्लू नहीं होगा। नहीं होगा मतलब रिएक्शन जो है नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल कि एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, लेकिन ये होगा तब जब मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हो। मतलब एक मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। और ये मोर लेस रिएक्टिव कैसे पता करेंगे? तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर। उसी प्रकार से जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ वैसे ही नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो इसके लिए भी हम रिएक्शन लिखते हैं। एक रिएक्शन लिखे 2Ki प्लस Cl2 से बना 2KCl प्लस I2, और एक ऐसे लिखो 2KCl प्लस I2 से बना 2Ki प्लस Cl2। क्या हो रहा है दोनों रिएक्शन में? तो ऊपर वाला रिएक्शन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि क्लोरीन आयोडीन को जो है रिप्लेस कर रहा है। आयोडीन हट करके उसकी जगह कौन आ रहा है? क्लोरीन। और यहाँ आयोडीन क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो रिप्लेस कर देगा दूसरे को। तो क्लोरीन और आयोडीन दोनों नॉन मेटल है ना, और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी कैसे बताए थे? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो क्लोरीन का ज़रा देख लो, प्लस 1.36, आयोडीन का प्लस 0.54, तो ज़्यादा किसका हुआ? क्लोरीन का। मैंने क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्लोरीन यहाँ से आयोडीन को हटा देगा और उसकी जगह चला जाएगा। ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ ये जो आयोडीन हटा रहा है क्लोरीन को, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम में ऐसा ही होगा कि कोई ऐसे 4 रिएक्शन दिए हुए रहेंगे, पूछेगा बताओ चारों में से कौन रिएक्शन पॉसिबल है या कौन पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल वही होगा जिसमें एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा, याद रखोगे। तो ये इसका छठा एप्लीकेशन होगा। अगला एप्लीकेशन इसका 7वां नंबर में लिबरेशन ऑफ H2 गैस फ्रॉम एसिड सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि मेटल का एक फीचर होता है कि वह मेटल जो है एसिड से रिएक्शन करके कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे एक रिएक्शन लिखें जिंक प्लस 2HCl, तो ये बदल जाए ZnCl2 प्लस H2। और एक ऐसा ही रिएक्शन लिखते हैं Cu या Ag का लिख दो, Ag प्लस HCl, तो ये क्या AgCl प्लस H2 बनेगा या नहीं बनेगा?
सबसे पहले जानो कि होता आखिर क्या है। जैसे कोई भी हम एसिड लेंगे, कोई भी एसिड लेंगे, क्या जानते हैं डेफिनेशन कि एसिड का सॉल्यूशन बनाओगे वाटर में तो कौन सा आयन देगा, H+। अभी H+ क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बदलता है H में, और यही H बदल जाता है H2 में। मतलब एसिड का काम हुआ H+ देना, और ये H+ जब तक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तब तक वह H2 में नहीं बदलेगा। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो यही वाला इलेक्ट्रॉन देता है मेटल। जो मेटल को तुम एसिड में डुबाए हो वही मेटल क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा, और वही इलेक्ट्रॉन फिर H+ गेन करेगा जो एसिड से आया है, और तब H+ बदलता है किसमें, H2 में। अब वह मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे H+ उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और वो बदल जाएगा किसमें, H2 में। अब जैसे यहां हम लिए हैं जिंक, सॉल्यूशन में यहां है H+। जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -0.76, H+ का है 0, तो H+ की तुलना में जिंक का कम है, और बोले कि ये वाला वैल्यू जितना कम रहेगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हाइड्रोजन की तुलना में जिंक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, और जब जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वही इलेक्ट्रॉन H+ गेन करके बदल जाएगा किसमें, H2 में। मतलब ये वाला रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ है सिल्वर और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो 0 है लेकिन सिल्वर का +0.80। अब ई दोनों में वैल्यू कम किसका हुआ, हाइड्रोजन का, तो जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन वही लूज करता है। तो सिल्वर और हाइड्रोजन में जो है हाइड्रोजन का कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, सिल्वर लूज नहीं करेगा। और जब सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करेगा, और जब तक H+ इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तब तक वो H2 में नहीं बदलेगा। तो यहाँ जो हम लोग सिल्वर लिए हैं, इस सिल्वर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ही नहीं, तो ये लूज नहीं करेगा तो H+ गेन नहीं करेगा, और गेन नहीं करेगा तो H2 का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब ये वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, नेगेटिव माने जो हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन का 0 होता है, तो इससे जो कम जिसका भी रहेगा नेगेटिव में रहेगा, तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है वे मेटल्स एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, माने जो हाइड्रोजन के ऊपर है, वो सब एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस कभी नहीं देगा। इसका मतलब कॉपर जो है एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, सिल्वर भी नहीं देगा, लेकिन इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं या मेटल्स हैं वे सभी एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, नोट्स में एकदम सब लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद लिबरेशन ऑफ H2 गैस फ्रॉम वाटर, 8वां नंबर। वाटर से भी ऐसा रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं ना Na+H2O, तो ये बनता है NaOH प्लस लिखते हैं ½ H2 प्लस लिखते हैं एनर्जी। सेम रिएक्शन क्या हम लोग कोई दूसरे मेटल के लिए लिख सकते हैं, कॉपर के लिए Cu+H2O से बन जाए CuOH, मान के चलो यहाँ 2 लोगे तो CuOH का होल 2 प्लस H2, ऐसा। मतलब कौन सा मेटल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा, कौन नहीं देगा, ये कैसे पता करेंगे हम लोग। तो एक्सपेरिमेंटली जो पाया गया है, एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो कंक्लूजन आया है, उस कंक्लूजन में क्या बोला गया है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.44 वोल्ट से कम है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.44 वोल्ट से कम है, मतलब जो उससे नीचे है, वैसे मेटल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। अब जितना कम वैल्यू है इससे उतना आसानी से रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ जो हम लिखे हैं निकेल लिखे, जिंक लिखे, तो निकेल का है -0.25, तो -0.25 इससे तो ज़्यादा हुआ। इसका मतलब निकेल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, तो कौन देगा, जिसका इससे कम है। तो इससे कम देखो जिंक का भी है, सोडियम का भी, लिथियम का भी है, मतलब ये तीनों का तीनों वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देगा। अब ये तीनों में से कौन जल्दी देगा, तो जिसका जितना कम है।
तो लिथियम का सबसे कम है, इसका मतलब लिथियम जो है सबसे जल्दी जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा किसके साथ रिएक्शन करके, वाटर के साथ। रीजन इसका कुछ खास है नहीं, बस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू -0.44 वोल्ट से कम होता है वह रिएक्शन करके वाटर से जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, और जितना वैल्यू कम रहेगा, इससे जितना कम होते जाएगा वह उतना आसानी से जो है हाइड्रोजन गैस देगा। उसके बाद फिर इसमें एक आता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स 9 नंबर में। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक है सिल्वर ऑक्साइड, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हीट किए तो टूटेगा 2Ag + ½ O2। इसको भी हीट किए 2 एल्यूमिनियम + 3/2 O2। तो हीट करने के बाद ये जो ऑक्साइड डिकम्पोज करता है इसी को हम लोग बोलते हैं थर्मली स्टेबल या अनस्टेबल। अब हीट करने के बाद जो आसानी से टूट जा रहा है मतलब वो अनस्टेबल है, और हीट करने के बाद यदि वह ऐसे नहीं टूट रहा है मतलब वो स्टेबल है। समझ के बात को? तो कौन स्टेबल होता है कौन अनस्टेबल होता है तो हम लोग पता कैसे करते हैं, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा या बराबर हो +0.85 वोल्ट। क्या बोले कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.85 वोल्ट से ज़्यादा हो ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स थर्मली अनस्टेबल होते हैं, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इससे कम हो +0.85 वोल्ट से कम हो वो थर्मली अस्टेबल होता है। मतलब जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल इतना से कम है उसके ऑक्साइड को हीट करोगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इससे ज़्यादा है उसके ऑक्साइड को हीट करोगे तो वह आसानी से टूट जाएगा। जैसे यहाँ जो लिखे सिल्वर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो सिल्वर का देखो होता है +0.80, एल्यूमिनियम का तो नेगेटिव में होता है, तो ये दोनों का वैल्यू तो इससे कम ही हुआ मतलब ये दोनों रिएक्शन ऐसे हीट करोगे तो आसानी से टूटेगा नहीं। लेकिन वही मर्क्यूरिक ऑक्साइड है Hg, वो इसको हीट करो तो टूट जाएगा Hg + ½ O2 में, और सिल्वर का होता है +0.85 वोल्ट। तो सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसके बराबर है, इसका मतलब इसको हीट करोगे तो आसानी से ऐसे टूट जाएगा, जबकि ये दोनों का डिकम्पोजिशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये आसानी से टूट जा रहा है मतलब ये अनस्टेबल है, ये दोनों स्टेबल है। फिर पूछा जाएगा ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो सी एल्यूमिनियम वाला, जिसका जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा स्टेबल, और जिसका ये वाला वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का जितना ज़्यादा होगा उतना कम स्टेबल होगा। तो लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है नोट्स में, वहाँ से हम लोग देखेंगे। और एक लास्ट एप्लीकेशन इसका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का 10वां नंबर में। लास्ट जो है 10 नंबर में, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला बताए थे, ई सेल का बताए थे फॉर्मूला E0 कैथोड -E0 एनोड। अभी जो कैथोड और एनोड है यहाँ कोई ना कोई तो एलिमेंट ही रहेगा। जैसे मान लो कि यदि डैनियल सेल है, डैनियल सेल, तो इसमें कैथोड का काम कौन करता है, कॉपर करता है, E0 Cu2 + Cu -E0 Zn2 से Zn, जिंक वहाँ एनोड होता है। तो अभी जो कॉपर और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है कहाँ से बैठाएंगे हम लोग वहाँ,
तो यहाँ से इस टेबल से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जैसे कॉपर का जो है वो है प्लस 0.34 तो लिख दिए, माइनस जिंक का होता है माइनस 0.76, तो जोड़ दो प्लस आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसा। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल जो कि दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है, उसके ईएमएफ को कैलकुलेट करना हो तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, और ये कैथोड और एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ये हम लोग कहाँ से पता करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो निकल जाएगा उसका ईएमएफ। तो इस तरह से टोटल 10 एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। 10 एप्लीकेशन में से एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो केमिस्ट्री से रिलेटेड उसमें आता ही है। तो आप लोग अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लोगे और इसके सारे एप्लीकेशंस को दिमाग में समझ लेना है, रटने से काम नहीं होगा, तो कंफ्यूज कर जाओगे, ऐसा है बहुत सारा, तो उसको दिमाग में बढ़िया से फिट कर लोगे, लाइन बाय लाइन नोट्स में उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और लास्ट में फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे तो समझ में वहाँ से आ ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। धन्यवाद।